स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आंकिक समाकलन या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसका ये पहला पार्ट है, भाग 1। ठीक है, इस पर ये हमारा पहला लेक्चर है। और इससे पहले हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए थे डेफिनेट इंटीग्रल या निश्चित समाकल के ऊपर। ठीक है, तो उसमें हमने कई टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी हेल्प से भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, उसके बाद हमने गामा फंक्शन को देखा था, रिडक्शन फार्मूला को देखा था और काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने लिए थे और हमने उसको समाप्त कर दिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम इस एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो पहले हम इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं हमारा चैप्टर का नाम है आंकिक समाकलन या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं हम पहले कि मानक आकृतियों यानी स्टैंडर्ड शेप्स जैसे होती हैं, जो मानक आकृतियाँ हैं जैसे कि हमारा आयत हो गया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया आदि के क्षेत्रफल तथा आयतन निश्चित समाकलन की साधारण विधियों से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, परंतु अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल इर्रेगुलर शेप्स, ठीक है, यानी कि जिनका कोई फिक्स हमारा शेप नहीं होता है। ठीक है, कोई हम कर्व बना दें तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, तो इनके क्षेत्रफल और नदियों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनियमित ठोसों के आयतन आदि समाकलन की साधारण विधियों से ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। इसी प्रकार कुछ निश्चित समाकलन जिनका समाकलन साधारण विधियों से नहीं किया जा सकता, इसलिए आंकिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे स्टैंडर्ड शेप्स हो गए, जैसे हमारा आयत हो गया या ट्रायंगल हो गया या चतुर्भुज हो गया, तो उसको हम निकाल सकते हैं इंटीग्रल की मदद से। बट कुछ हमारी जो इर्रेगुलर शेप्स होती हैं, जैसे कोई कर्व बना दिया हमने या कोई से नदी की चौड़ाई वगैरह है, तो नदी का चौड़ाई होता है वो रेक्टेंगल की शेप में थोड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे बह रही है सीधी सीधी, वो तो ऐसे करके बहती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसकी जो शेप होती है, इसका चौड़ाई निकालना है हमको या कुछ भी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कोई एक मेथड नहीं है, इसमें यहाँ हम 3 मेथड्स को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो वो 3 मेथड ये हैं। ठीक है, जो पहला है वो है सिम्पसन का 1/3 नियम, या इसको बोलते हैं 1/3 नियम। ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, सेकंड है सिम्पसन का 3/8 नियम या सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, 3/8 रूल। तीसरा है समलंबी नियम या ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, तो ये तीनों नियम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें ये पहला वाला और ये तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सिम्पसन का 1/3 पर नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सिम्पसन का 1/3 नियम या सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, तो जैसे ये कोई हमने शेप ले लिया है, इसका शेप कोई फिक्स नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इस नियम के द्वारा अनियमित आकार की आकृतियों के क्षेत्रफल निकाले जाते हैं। ठीक है, इसमें अनियमित आकार को बराबर दूरियों पर विषम संख्याओं में कोटियाँ लेकर छोटी छोटी पट्टिकाओं में बांटा जाता है। पट्टिकाओं का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये हमारा कोई इर्रेगुलर शेप है, इसका हमें आकृति नहीं पता क्या है, तो हमने एक यहाँ पर ये लाइन खींचा। ठीक है, फिर हमने सेम डिस्टेंस पे एक दूसरा लाइन खींचा, सेम डिस्टेंस पे एक तीसरा लाइन खींचा, सेम डिस्टेंस पे एक चौथा लाइन खींचा। ऐसे करके हम बनाते चले जाएंगे। हमने छोटी 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 ऐसे करके पट्टियाँ बना लेते हैं। ठीक है, और कैसे बना लेते हैं, बराबर दूरियां लेकर। ठीक है, बराबर दूरियां लेकर, और इसको जितने बराबर भागों में बांटा जाता है उसे हम बोलते हैं एन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एन। और ये जो हमारी कोटियाँ होती हैं, ये लाइन्स जो होती हैं, इनको हम नाम दे देते हैं y1 y2 y3 y4 yn तक, और इनको हम बोलते हैं कोटि या ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या बोलते हैं, कोटि या ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर
जो y1 है वो हमारा सबसे पहला कोटि है, y2 है वो दूसरा कोटि है, और जो सबसे लास्ट है अंतिम कोटि वो है yn+1। आगे बात समझ में। और यहाँ पर हमको एक चीज़ याद रखनी है कि सिम्पसन के 1/3 नियम में, ठीक है, सिम्पसन के 1/3 नियम में जो बराबर भागों की संख्या होती है, ठीक है, n, वो एक सम राशि होती है, ठीक है। कैसी राशि होती है? इवन नंबर। केवल इसी रूल की बात कर रहे हैं हम, केवल सिम्पसन के 1/3 नियम में जो n होता है वो कैसी राशि होती है? सम राशि होती है, ठीक है, यानी इवन नंबर होता है। अब कह रहे हैं यदि कोटियों की संख्या n+1 है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि अगर जो n की वैल्यू होती है उससे एक ज़्यादा कोटियों की संख्या होती है, ठीक है। यहाँ n सम है और कोटियों की संख्या यहाँ पर हमेशा विषम होती है, ठीक है। और क्षेत्रफल जो इसका निकाला जाता है उसका फॉर्मूला ये होता है कि h/3, ठीक है। h का फॉर्मूला हम अभी बताएंगे कैसे निकालेंगे। h/3 y1 + yn+1, यानी सबसे पहला और सबसे आखिरी, ठीक है, सबसे पहला कोटि और सबसे आखिरी कोटि को जोड़ लेते हैं, ठीक है, y1 + yn+1 +2 ब्रैकेट। अब इसके बाद जितनी भी विषम कोटियाँ होती हैं, विषम नंबर पे जो आती हैं, जैसे विषम कौन कौन सी हो गई? y3 हो गया, y3 हो गया, y5 हो गया, y7 हो गया, ठीक है। तो ये y3 y5 सब इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आता है 4। अब इसमें जो हमारी इवन ऑर्डिनेट्स हैं यानी सम कोटियाँ हैं उनको लिखते हैं y2 + y4 + अप टू yn, ठीक है। इसको हम और आसान भाषा में समझें तो ये फॉर्मूला है, ये हमको याद रखना है, h/3 ब्रैकेट में f + l + 2o + 4e। अब इसका मतलब क्या है? f का मतलब है यहाँ पे प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डिनेट, और l का मतलब है अंतिम कोटि या लास्ट ऑर्डिनेट। बात समझ आ गई? ऐसे ही o का मतलब है यहाँ पे शेष विषम कोटियों का योग, ठीक है। यानी पहले हमने f यानी फर्स्ट कोटि को निकाल लिया और लास्ट वाली कोटि को निकाल लिया, उसके बाद बीच में जितनी भी वैल्यू बची उनमें से जितनी भी विषम कोटियाँ हैं यानी सम ऑफ ऑड रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? o। यानी जितनी बीच में विषम कोटियाँ बची हैं उन सबको जोड़ दें अगर हम, तो उस वैल्यू को बोलते हैं o। ऐसे ही यहाँ पे 4e आ रहा है। e का मतलब होता है कि सम कोटियों का योग, यानी उनको छोड़ के, पहली और आखिरी को छोड़ के जितनी भी सम कोटियाँ हैं, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, उन सबको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? e मिलेगा। और h यहाँ पे क्या चाहिए? दो कोटियों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये फार्मूला हमको याद रखना होगा, और ये सारे जो इसके नोटेशंस हैं ये भी हमें याद रखने होंगे कि f क्या है, l क्या है, o क्या है, e क्या है और h क्या है, दो कोटियों के बीच की दूरी। क्लियर? ठीक है। तो हमारा f का मतलब क्या हो गया? पहली कोटि, और पहली कोटि होती है हमारी y1, ठीक है। आखिरी कोटि, ऐसे ही o का मतलब ऑड नंबर हो गया y3 y5 y7, और e का मतलब होगा इवन नंबर 2 4 6 8, ठीक है। इसमें एक नोट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि इस नियम का प्रयोग तभी होता है जब कोटियों की संख्या विषम हो। बात समझ आ गई कि इस नियम का प्रयोग हम इस रूल को कब अप्लाई करेंगे? जब उसमें जो कोटियाँ हैं, जो ऑर्डिनेट्स हैं, वो कैसी हों? विषम हो यानी ऑड हो, ठीक है। यानी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और उसमें बोलता है कि सिम्पसन के 1/3 रूल से करना है, तब तो हम समझ जाएंगे। अगर नहीं बोलता है तो हमको इससे पता लग जाएगा कि उसमें कोटियों की संख्या जो होगी वो विषम है, तब तो वो उस 1/3 रूल से हो जाएगा, ठीक है। और जो h है, h को निकालने का फॉर्मूला ये होता है b - a/n, ठीक है। जहाँ h दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी है, जहाँ h दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी है। आगे बात समझ में। अब हम जब सवालों को सॉल्व करेंगे तो हमको बात और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। बट इसमें क्या है कि काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं, उनमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, तो हमें काफ़ी ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सिम्पसन के 1/3 नियम पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई विमाओं से एक खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोटियों के बीच की दूरी कितनी है? 1.5, यानी कोटियों के बीच की दूरी। और हमने अभी क्या बताया था? कोटियों के बीच की दूरी को ही हम बोलते हैं h। तो यहाँ हमें h की वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगी, उसने ऑलरेडी दे रखा है 1.5, ठीक है। वो कह रहा है कि एक खेत है कोई, उसका हमको एरिया निकालना है,
और उसके में जो ऑर्डिनेट्स बनाई गई हैं, खेत को छोटे छोटे पट्टियों में बांटा गया है, जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स में उसको बांट लिया है खेत को, फील्ड को। तो उन जो पट्टियों के बीच की दूरी है वो कितनी है, 1.5 उसने पहले से दे दिया। और जो कोटियाँ दी हैं वो हैं 23, 19, 14, 11, 12.5, 16, 19, 20, 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं कोटियाँ। हमने सबको लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे। कैसे, पहली कोटि है तो y1, दूसरी है y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, ख़त्म हो गया। तो हमने यहाँ क्या देखा, कोटियों की संख्या कितनी है, 9। और 9 का मतलब क्या हुआ, ये कोटियों की संख्या विषम है। ठीक है, यानी कितनी कोटियाँ हैं, 9 कोटियाँ हैं। तो यानी इसमें सिम्पसन का 1/3 रूल अप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डिनेट f हमारा क्या है, y1, और y1 की वैल्यू है 23। क्लियर। अब देखते हैं अंतिम कोटि यानी लास्ट ऑर्डिनेट, L से डिनोट करते हैं। अंतिम कोटि कौन सी है, y9, y9 की वैल्यू है 20। क्लियर। इसके बाद अब हम देखेंगे शेष विषम कोटियों की लंबाइयों का योग, है ना। और विषम कोटियों की जो लंबाइयों का योग होता है उसको हम बोलते हैं और ओ फॉर ऑड। ठीक है, सम ऑफ ऑड रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो इसमें कौन कौन सी, पहली को छोड़ देते हैं और आखिरी को छोड़ देते हैं। तो बीच में देखते हैं y3, ये y3 हो गया, y5, y7, केवल 3 ही आएंगे। ठीक है, तो y3, y5, y7 को हम ऐड कर लेंगे। तो y3 का वैल्यू, y5 का वैल्यू, y7 का वैल्यू यहाँ से लगा देंगे। 14, 12.5 और 19, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा। इसके बाद देखते हैं सम कोटियों की लंबाइयों का योग। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। अब इसमें देखते हैं कि पहली को छोड़ दो, आखिरी को छोड़ दो और ऑड नंबर्स को छोड़ दो। तो कौन कौन से बचे हैं, y2 बचा, y4 बचा, y6 बचा, y8 बचा, है ना। तो y2, y4, y6, y8 सबको जोड़ दो और इन सब की वैल्यू यहाँ से लगा दो। 19, 11, 16 और 20 सबकी वैल्यू लगा दी हमने। अब हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सिम्पसन्स 1/3 रूल में जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है H/3 ब्रैकेट में F+L + 2 × O + 4 × E। ठीक है, तो H/3 F का मतलब हो गया y1, L का मतलब हो गया y9 + 2 और ऑड ऑर्डिनेट्स हमारे कौन कौन से थे, y3, y5, y7। ऐसे ही इवन ऑर्डिनेट कौन कौन से थे, y2, y4, y6, y8। अब यहाँ इन सब की वैल्यू लगा देंगे, जो जो वैल्यू हमने निकाली हैं, y1 का वैल्यू, y9 का वैल्यू, और ये तीनों वैल्यू लगा देंगे हम जो हमने अभी ऊपर निकाली थी, 14, 12.5 और 19। ऐसे ही यहाँ पे लगा देंगे 19, 11, 6, 20। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 45.5, ये 66। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे पूरा तो ये वैल्यू आएगी 199। ठीक है, वर्ग इकाई, यानी उस खेत का क्षेत्रफल कितना है, 199। ठीक है, सॉल्व करेंगे इन सवालों को तो काफ़ी टाइम लगता है, एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, एक वीडियो में एक ही सवाल हो पाता। तो ऐसे हम इसको मार्क कर करके बता देंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उससे ये डिफरेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल दिया है 0 to 1 और लिमिट दी है 0 to 1, 1/1 + x dx का मान दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने केवल ये क्वेश्चन दिया है और बोला है कि इसका मान हमको निकालना है दशमलव के 2 अंकों तक। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज़ करके, और हमें इसको सिम्पसन के 1/3 रूल से करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें ऑर्डिनेट पता होनी चाहिए। ठीक है, और एन का वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो ना तो हमें ऑर्डिनेट पता है और ना हमें एन का वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारी लिमिट होती हैं इनको हम मान लेते हैं, लोअर लिमिट को a मानते हैं यानी 0 और अपर लिमिट को b मानते हैं यानी कि 1। ठीक है, ये हमारा y = 1/x फंक्शन हो गया। ये y/1 + x क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने लिखा है एक एक बात कि यहाँ कोटियों की संख्या नहीं दी गई है और ना ही n का मान दिया है,
अतः हम मान लेते हैं कि कोटियों की संख्या 5 है। ठीक है, क्यों माना हमने 5? हम 3 भी तो मान सकते थे, लेकिन हमको ये याद रखना है कि हमें यहाँ पर कोटियों की जो संख्या है वो केवल ऑड लेनी है, केवल विषम नंबर में लेनी है। यानी कि 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, हमने बताया था कि सिम्पसन के 1/3 रूल में कोटियों की संख्या हमेशा कैसी होती हैं? विषम होती है। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, 3 हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सवाल में एक्यूरेसी कम हो जाती है। फिर हमारी जो वैल्यूज़ आंसर आता है उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट हमारा जो आंसर आए उसके लिए हम एन की वैल्यू मिनिमम विषम जो कोटियों की संख्या है, विषम कोटियों की, वो हम 5 लेते हैं कम से कम। ठीक है, 5 के अलावा हम 7 भी ले सकते हैं, लेकिन 7 क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम केवल 5 लेते हैं। ठीक है, 3 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 7 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 5 ले लेते हैं। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि कोटियों की संख्या है जो वो कितनी है, 5। तो लिखेंगे अतः अंतराल 0,1 को, जो अंतराल ये दिया हुआ है 0,1 को 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। 4 में क्यों? हमने बोला था कि इस सवाल में, इस रूल में n की वैल्यू कितनी होती है, सम होती है, और कोटियों की संख्या से 1 कम होती है। ठीक है, हमें याद रखना है कि सिम्पसन के 1/3 रूल में जितनी n की वैल्यू होगी उससे 1 ज़्यादा कोटियों की संख्या होगी, या कोटियों की संख्या जितनी होगी उससे 1 कम n की वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू 5 है कोटियों की संख्या, तो हमें n की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 4। जब n की वैल्यू में 4 लेनी होगी, और n क्या चीज़ होता है, इस जो भी हमें दिया होता है शेप, उसको बराबर भागों में बांटना। तो हम जब इस अंतराल को 0,1 को बराबर भागों में बांटेंगे, लेकिन कितने, 4 भागों में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि कोटियाँ हैं 5, तो हमें 1 कम मानना होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे h = b - a/n। b का वैल्यू लगा देंगे 1, और a का वैल्यू 0, और n का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 0.25। तो 0.25 हमारा h का वैल्यू हो जाएगा। बात हो गई क्लियर? इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमारा है वो है टेबल बनाना। ठीक है, क्या है, टेबल बनाना। और टेबल कैसे बनती है देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं साइड में x, और दूसरे कॉलम में लिखते हैं, दूसरी रो में लिखते हैं y = 1/x। ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारा फंक्शन किस में है, x में तो है हमारा फंक्शन, है ना। हमारा फंक्शन किस में है, y = fx, हमारा फंक्शन x में है, तो यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है, y इक्वल हमें फंक्शन कितना दिया हुआ है, y 1/1 + x। और यहाँ लिखते हैं सबसे पहले a + h, a + 2h, a + 3h, a + 4h। a से शुरुआत करते हैं और कहाँ तक चलते हैं, जितनी कोटियाँ हैं तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर रुक जाएंगे। अगर हमें 6 लेनी होती तो हम a + 5 तक जाते, 7 लेनी होती तो a + 6 तक जाते, और a + h, a + 2h, a + 3h, a + 4h। 4 का मतलब ये n। बात समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। a का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, लिमिट, लोअर लिमिट 0। ऐसे ही यहाँ पर a का वैल्यू और h का वैल्यू ऐड कर देंगे। यहाँ a का वैल्यू और h के वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। सेम यहाँ से a + 3h निकालेंगे, a + 4h निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं ये सब हैं x की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो में देखते हैं y = 1/1 + x हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर हम बारी बारी से x की वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, तो 1/1 प्लस इस x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है a के लिए, 0, तो यहाँ 0 लगा देंगे, यानी 1/1 कितना हो जाएगा, 1। सेकंड कॉलम में देखते हैं 1/1 प्लस x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.25। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8। ठीक है, तीसरे वाले में 1/1 प्लस इस x की वैल्यू कितनी है, 0.50, यहाँ लगा देंगे। ऐसे यहाँ x की वैल्यू को 0.75, यहाँ x की वैल्यू को 1, केवल 1। तो ये सब सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएंगे 0.8, 0.67, 0.57, 0.5। ठीक है, अब इनका नाम रख देंगे। कैसे कैसे रखेंगे हम, y1, y2, y3, y4, y5। ठीक है, कितनी कोटियाँ हैं, 5, तो 1 2 3 4 5। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑर्डिनेट का मतलब कितना हो गया, y1, और y1 का वैल्यू है 1। लास्ट ऑर्डिनेट कौन सा है, y5,
और y5 का वैल्यू है 0.5। क्लियर। इसके बाद यहाँ लिखते हैं O फॉर ऑड रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ ऑड रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, यानी शेष विषम कोटियों का योग। तो पहले को छोड़ देंगे और आखिरी वाली को छोड़ देंगे, तो बीच में बचती हैं y2, y3, y4। अब इसमें देखते हैं विषम कौन कौन सी हैं। केवल y3 है तो y3 लगा देंगे, उसका वैल्यू लगा देंगे। फिर इसके बाद y3 को छोड़ देंगे तो कौन सी बचती है, केवल 2 और 4। तो y2 y4 क्या है, इवन, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा कितना था, एक बार देख लेते हैं फिर से। फॉर्मूला ये था हमारा H/3 फर्स्ट F प्लस L, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, 2 इंटू O 4 इंटू E, है ना। तो यही हमने यहाँ पे लगा दिया है H/3, ये हो जाएगा H/3 F का मतलब कितना हो गया, F का मतलब 1 हो गया, और L का मतलब हो गया 0.5 प्लस 2, O का मतलब हो गया 0.67 प्लस 4, E का मतलब कितना हो गया y2 प्लस y4, दोनों को ऐड करके यहाँ लगा देंगे। फिर इन सबको ऐड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.693। बात क्लियर आ गई। हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें सवाल के स्वरूप को समझना है, पैटर्न को समझना है। हमें बस केवल कोटियाँ निकालनी है। कोटियाँ अगर हमें पता चल जाए एक बार तो हमारा सवाल हो जाएगा। कोटियाँ निकालने के बाद ये तो कुछ है ही नहीं, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू फिट करनी है और बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेम उसी के जैसा ही है। कह रहा है 0 से 1 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान सीमाओं को 4 बराबर भागों में बांट कर निकालूं। ठीक है, कितनी बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में। तो 4 बराबर भागों में सुनते ही हमें पता लग गया कि n की वैल्यू कितनी लेनी है, 4 लेनी है ना। जब n की वैल्यू 4 लेनी है तो कोटियाँ इसमें कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ये बात हमें यहीं से समझ में आ गई। खुद कह रहा है कि 4 बराबर भागों में बांटो, और 4 बराबर भागों में बांटने का मतलब है n की वैल्यू 4, और n की वैल्यू 4 है तो कोटियाँ होती हैं n+1, तो एक कोटि ज़्यादा होती है। तथा log 2 का मान भी ज्ञात करो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो लिमिट है 0 to 1, a का वैल्यू हो गया 0, b का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर h का फॉर्मूला होता है b माइनस a/n, है ना। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 1, और a का वैल्यू हो जाएगा 0, और n हमको उसने दे रखा है, कह रहा है n को यानी 4 बराबर भागों में बांटो। लिखा भी है यहाँ पे 4 बराबर भागों में, अर्थात n बराबर 1। तो n का वैल्यू 1 लगाएंगे तो 0.25 आ जाएगा h का वैल्यू। क्लियर, h का वैल्यू आ जाएगा 0.25। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या बनानी है, इसके बाद हमें टेबल बनानी है। तो टेबल ध्यान से देखेंगे। हमने बताया था पहले x लिखते हैं और फिर फंक्शन लिखते हैं क्या है, और हमें कितने बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में, यानी a+4h तक जाना है, और कोटियाँ कितनी ले जानी है, 5। तो a+h, a+2h, a+3h और a+4h। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम लगा देंगे a का वैल्यू 0, यहाँ a का वैल्यू 0, h का वैल्यू लगा देंगे, यहाँ a का और h दोनों का वैल्यू लगा देंगे, 2 गुणा कर देंगे इसको। ऐसे यहाँ लगा देंगे a+3h का वैल्यू, यहाँ लगा देंगे a+4h का वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो हमें मिलेंगी वो a पर डिफरेंट जगह पर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसके बाद हमारा है फंक्शन y = 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम x की वैल्यू लगाएंगे 0, 0.25, 0.50, 0.75 और 1। तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी हमको 0.47, 0.8, 0.96 और 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हमको मिलेंगी यही हमारी क्या होंगी, कोटियाँ होंगी। और हमने बताया था कोटियों का नाम कैसे रखते हैं, y1, y2, y3, y4, y5। ठीक है, तो यहाँ पर जो y1 है वो है हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट, यानी f की वैल्यू हो गई y1,
यानी 0 के बराबर। L फॉर हो गया लास्ट ऑर्डिनेट यानी अंतिम कोटि बाई 5, ये हो गया 1 के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं O फॉर ऑड रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। ठीक है, सम ऑफ ऑड रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स यानी बची हुई जितनी भी विषम कोटियाँ हैं उनका हमें सम निकालना होता है। तो यहाँ केवल 3 बची हैं, y2, y3 और y4। अब इसमें y2 y4 तो सम है, तो इवन कौन सा बचा, केवल y3, तो केवल y3 आ जाएगा। ठीक है, ऐड होगा ही नहीं किसी में। इसके बाद ई फॉर समकोटियों की संख्या, जो समकोटियाँ हैं उन सब का योग, तो ये केवल बचती हैं y2 y4, दोनों सम हैं, इवन है, इनको ऐड कर देंगे y2 प्लस y4। y2 और y4 को जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.47 और 0.96। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला देखेंगे हम। फॉर्मूला हम जानते हैं, जो हमारा a बराबर होता है यानी यही वैल्यू लग जाती है जो इंटीग्रल होता है, h/3 f प्लस एल प्लस 2 इंटू ओ प्लस 4 इंटू ई। ठीक है, तो h का वैल्यू लग जाएगा 0.25/3, f का वैल्यू लगा देंगे, l का वैल्यू 1 है, o की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, e की वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1.6 प्लस 5.72 8.32/12, तो ये आ जाएगा 0.693। इसका भी आंसर रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन इसमें हमसे बोल रहा है कि log 2 का मान बताओ। किसका, log 2 का मान बताओ। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये है हमारा इंटीग्रल। ठीक, अब इसको हम पहले नॉर्मल विधि से सॉल्व करेंगे, जैसे हम नॉर्मली इसको सॉल्व करते थे। तो हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x dx बराबर dt। क्लियर। अब जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर लिमिट है 0 और 1, तो लिखेंगे जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, और जब x की वैल्यू 1 है तो t इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ लिमिट लगा देंगे, 0 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 2 आ जाएगा। 2x dx की जगह पे हो जाएगा dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा t, है ना। तो 1/t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं होता है log t, और लिमिट है 1 से 2। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ लगा देंगे, अपर लिमिट लगाएंगे पहले log 2 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0 के बराबर। ठीक है, तो कितना बचा, log 2, यानी कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आई, log 2 के बराबर, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ये इंटीग्रल इक्वल्स टू log 2, ये हमारा आंसर हुआ। बट हमने अभी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से इसका पूरी तरीके से सॉल्व करके इसका आंकिक मान निकाला था 0.693, तो उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू ये भी है 0.693 इक्वल्स टू log 2। तो log 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.693। ठीक है, तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 4। यहाँ पर हमें दिया हुआ है लिमिट है 0 to 6, कह रहा है y dx का मान तालिका का उपयोग करके निकालो। यहाँ हमको टेबल ऑलरेडी उसने बनी बनाई दे दी है। ठीक है, तो इसको हम नाम रख देते हैं डायरेक्टली y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7। तो यहाँ पर हमने देखा कोटियों की संख्या कितनी है, 7, जो कि विषम है, जब और विषम होनी भी चाहिए 1/3 रूल में। जब कोटियों की संख्या 7 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 6, ये मैं पता है ना, n की वैल्यू एक कम होती है, और ये 0 to 6 है, ये हमारा a का और b का वैल्यू हो जाएगा। तो h बराबर b माइनस ए अपॉन n, तो b का और a का वैल्यू लगाएंगे 6 माइनस 0 और अपॉन 6 n का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, h का वैल्यू आ जाएगा 1। बात आ गई समझ में। अब यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डिनेट यानी y1 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमें दी हुई है ऑलरेडी, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू लगाना है। 0.14
लास्ट ऑर्डिनेट है 0.23 और जो ऑड ऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक y3 हो गया, एक y5 हो गया, केवल दो हैं। तो y3 y5 को ऐड कर लिया जाएगा, ये हो जाएंगे 0.18 0.20। ठीक है। इसके बाद सम ऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, इवन ऑर्डिनेट्स y2 है, y4 है, y6 है, ये तीन हैं। तो इन तीनों को ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, अब लगा देंगे फॉर्मूला। तो फ्रॉम सिम्पसन्स 1/3 रूल, ये हमारा फॉर्मूला होता है H/3F+L 2 × O + 4 × E। तो H की वैल्यू लगा देंगे हम, और ये y1 लास्ट ऑर्डिनेट है y7, और ऑड ऑर्डिनेट्स हैं y3 y5, और इवन ऑर्डिनेट कौन कौन से हुए फिर y2 y4 y6, सब लगा दिए हमने। और इन सब का वैल्यू भी लगा देंगे यहाँ पे सेम 1/3, H का वैल्यू 1 है, सबका वैल्यू लगा देंगे हम इसी टेबल से देख करके। और बस हमें कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 1.136।